मेरे दिमाग में एक बहुत बेसिक सवाल घूम रहा है। हाँ, पूछिए ना। कानून में जज के फैसले को चैलेंज करने के लिए दो अलग अलग वर्ड्स क्यों हैं? मतलब हम हर चीज को सिंपली अपील क्यों नहीं कह देते? ये सवाल एक्चुअली सीपीसी की पूरी फाउंडेशन को टच करता है। देखिए, अपील और रिवीजन सिर्फ दो अलग शब्द नहीं है, ये हायर कोर्ट के पास आने के दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। दो अलग रास्ते मतलब उनका नेचर अलग है? हाँ, जैसे अपील एक स्टैट्यूटरी राइट होता है, यानी अगर स्टैट्यूट ने अपील का हक दिया है तो हायर कोर्ट को बात मेरिट्स पर सुननी ही पड़ेगी। वो एविडेंस दोबारा देखेंगे और फैक्ट्स री-इवैल्यूएट करेंगे। अच्छा, मतलब हम हायर कोर्ट से कह रहे हैं कि ट्रायल जज ने फैक्ट्स को गलत समझा है, आप पूरा केस दोबारा सुनिए। एग्जैक्टली। वही दूसरी तरफ रिवीजन जो सेक्शन 115 सीपीसी में आता है, उसमें फैक्ट्स या एविडेंस री-इवैल्यूएट करने को नहीं कहा जा सकता। तो फिर वहां क्या चेक होता है? रिवीजन में हायर कोर्ट सिर्फ ये देखती है कि क्या ट्रायल कोर्ट ने अपनी ज्यूरिसडिक्शन यानी अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कोई आदेश दिया है या जो ज्यूरिसडिक्शन थी उसका यूज ही नहीं किया, या प्रोसीजर में कोई इलीगल गलती की हो जो रिकॉर्ड पर क्लियर हो। जी, तो रिवीजन अपील की तरह ब्रॉड नहीं है, ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। ओके, इसको मैं एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ट्रायल कोर्ट एक क्रिकेट का मैदान है, तो अपील का मतलब है कि एक राइट है जहां थर्ड एम्पायर से इंस्टेंट रिप्ले मांगा जा सकता है। हाँ, और थर्ड एम्पायर पूरा वीडियो स्लो मोशन में देखकर बताएगा कि बॉल बैट पर लगी थी या पैड पर। राइट। लेकिन रिवीजन का मतलब है कि थर्ड एम्पायर को तभी बुलाया जा सकता है जब ऑन फील्ड एम्पायर लिटरली रूल्स ही भूल जाएं। जैसे अंपायर ने 5 बॉल का ओवर करवा दिया हो, यानी गलती फैक्ट्स की नहीं, रूल और पावर की हुई है। सही पकड़ा आपने, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। और इस क्रिकेट मैच को स्मूथली चलाने के लिए सीपीसी ने 3 सुनहरे नियम यानी गोल्डन रूल्स बनाए हैं। वो 3 रूल्स जो एक सॉर्टिंग हैट की तरह काम करते हैं। हाँ, ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट की तरह। जब भी कोर्ट से कोई ऑर्डर या जजमेंट आता है तो उस डॉक्यूमेंट को इन 3 फिल्टर्स से पास करना होता है। तो चलिए इन फिल्टर्स को समझते हैं, क्योंकि आगे का पूरा डिस्कशन इन्हीं पर बेस्ड होने वाला है। ठीक है, तो पहला रूल, डिक्रीज के खिलाफ हमेशा अपील होती है। सेक्शन 96 सीपीसी साफ कहता है कि हर डिक्री एपेलेबल है अनलेस स्पेसिफिकली बार्ड हो। ओके, तो डिक्री मतलब सीधा अपील। और दूसरा रूल थोड़ा स्पेसिफिक है। अगर कोई प्रोसीजरल ऑर्डर है तो नॉर्मली उसकी अपील नहीं होती, लेकिन लेजिस्लेचर ने ऑर्डर 43 में एक वीआईपी लिस्ट बनाई है। वीआईपी लिस्ट मतलब कुछ स्पेशल ऑर्डर्स। जी हाँ, अगर वो पर्टिकुलर ऑर्डर उस ऑर्डर 43 की लिस्ट में चमक रहा है तो यस, वहां अपील फाइल की जा सकती है। समझ गया। और तीसरा रूल क्या होगा फिर? इन दोनों के अलावा ट्रायल के दौरान पास होने वाले जितने भी बाकी अदर ऑर्डर्स हैं, जिन्हें हम इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स कहते हैं, उनके खिलाफ अपील एज अ मैटर ऑफ राइट डिमांड नहीं की जा सकती। वहां सिर्फ रिवीजन चलेगा अंडर सेक्शन 115। तो क्या हम कह सकते हैं कि सेक्शन 115 एक सेफ्टी नेट या डिफॉल्ट बकेट है? जो चीज पहले 2 बकेट्स यानी डिक्री या ऑर्डर 43 में फिट नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली इस तीसरी बकेट में आकर गिरेगी। प्रिसाइसली। अगर पार्लियामेंट हर छोटी बात पर अपील एंटरटेन करती तो पूरा जस्टिस सिस्टम बैठ जाता। ठीक है, अब इस थ्योरी को थोड़ा कोर्ट रूम की रियलिटी में टेस्ट करते हैं। एक सिविल केस की लाइफ साइकिल को शुरुआत से ट्रैक करते हैं ताकि ये और क्लियर हो। बिल्कुल, इनिशिएशन स्टेज से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक क्लाइंट आया और प्रॉपर्टी का झगड़ा है, केस बनाया गया और कोर्ट में दाखिल किया। कानूनी भाषा में इस डॉक्यूमेंट को प्लेंट कहते हैं। जी, प्लेंट। अब कोर्ट इस इनिशिएशन स्टेज पर ही इस प्लेंट के साथ 2 चीजें कर सकती है, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। एक है रिटर्न ऑफ प्लेंट और दूसरा है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। हाँ, ये टर्म्स लगभग हर लॉ स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं। दोनों सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। प्लेंट वापस मिल रही है, पर हमारे सोर्सेज बताते हैं कि रिटर्न ऑफ प्लेंट ऑर्डर 43 की लिस्ट में आता है, यानी वीआईपी लेन वाली अपील। सही है। जबकि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट सीधा डिक्री मानी जाती है, यानी सेक्शन 96 वाली हाईवे अपील। ऐसा क्यों? रिजल्ट तो दोनों में एक ही निकला ना, कि क्लाइंट कोर्ट के बाहर खड़ा है। क्लाइंट कोर्ट के बाहर जरूर खड़ा है, लेकिन उसके लीगल राइट्स का क्या हुआ? उसमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, पहले रिटर्न ऑफ प्लेंट जो ऑर्डर 7 रूल 10 में है उसको देखते हैं। ओके। मान लीजिए प्रॉपर्टी साउथ दिल्ली में है और गलती से केस नोएडा की कोर्ट में फाइल कर दिया गया। जज देखेगा और कहेगा,
भाई मेरे पास इस एरिया की जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये लीजिए अपनी प्लेंट और इसको प्रॉपर्ली साउथ दिल्ली कोर्ट में प्रेजेंट कीजिए। ओ, तो यहाँ कोर्ट ने क्लेम को गलत नहीं कहा, बस पता गलत था। एग्जैक्टली, कॉज ऑफ एक्शन जिंदा है, केस मारा नहीं है, बस गलत पते पर पहुंच गया था। तो क्योंकि केस अभी जिंदा है और कोर्ट ने कोई फाइनल डिटर्मिनेशन नहीं किया, इसलिए इसको डिक्री नहीं माना गया। इसे सिर्फ एक प्रोसीजरल ऑर्डर माना गया और इंपॉर्टेंट होने की वजह से ऑर्डर 43 में डाल दिया। बिल्कुल ठीक समझे आप। लेकिन अब आते हैं रिजेक्शन ऑफ प्लेंट पर अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। यहाँ मामला बहुत सीरियस है। रिजेक्शन में क्या अलग होता है? यहाँ जज कह रहा है कि प्लेंट पढ़ने के बाद लगता ही नहीं कि कोई लीगल राइट बनता है, या फिर क्लेम टाइम बार्ड है, 10 साल बाद आए हो, या फिर कोर्ट फीस सबमिट नहीं की। बड़ा टेक्निकल फॉल्ट। हाँ, रिजेक्शन का मतलब है उस पर्टिकुलर केस की मौत, कॉज ऑफ एक्शन वहीं खत्म, उस प्लेंट को लेकर किसी और जज के पास नहीं जा सकते। मैं समझ गया, एक टेक्निकल बाउंस है और दूसरा क्लीन बोल्ड है। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही एनालॉजी। रिजेक्शन वाले केस में लीगल राइट्स फाइनली डिटरमाइन हो गए, और जब पार्टीज के राइट्स कंक्लूसिवली डिटरमाइन हो जाते हैं तो लॉ इसको एक डीम्ड डिक्री मानता है। और हमारा पहला गोल्डन रूल था कि डिक्री है तो सेक्शन 96 के अंडर अपील होगी। एग्जैक्टली। ये डिस्टिंक्शन तो बहुत क्लियर हो गया। चलिए अब सूट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। प्लेंट एक्सेप्ट हो गई और अब पार्टीज की बारी आती है। जी, एडिशन ऑफ पार्टीज या डिलीशन ऑफ पार्टीज, जिसको ऑर्डर 1 रूल 10 गवर्न करता है। सही। मेरे नोट्स कहते हैं कि इन तीनों प्रोसीडिंग्स में से किसी की भी अपील नहीं होती, सिर्फ रिवीजन अलाउड है। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है। कैसा डाउट? अगर एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में जज मेरे किसी दूसरे भाई को भी एज अ पार्टी ऐड कर लेता है तो मेरा पूरा केस पलट सकता है ना? मेरे राइट्स पर तो बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, फिर अपील क्यों नहीं दे रहे? देखिए, असर जरूर पड़ रहा है, लेकिन क्या केस वहीं पर खत्म हो गया? नहीं। केस तो चलेगा। हाँ। क्या जज ने आपके भाई को प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दिया उसे एक ऑर्डर से? नहीं, हिस्सा तो नहीं दिया। बस जज ने सिर्फ इतना डिसाइड किया है कि इस भाई को कोर्ट में सुनना जरूरी है। केस अभी आगे बढ़ेगा, एविडेंस आएंगे, बहस होगी और फिर जाकर फाइनल डिक्री पास होगी। अच्छा, तो मतलब वेट करना पड़ेगा। जी, अगर फाइनल डिक्री आपके खिलाफ जाती है तो आप उस आखिरी अपील में इस पार्टी को ऐड करने वाले आदेश को भी चैलेंज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि शुरुआत में ही गलत इंसान को ऐड कर लिया था, पर अभी ट्रायल तो चलने दीजिए। समझ गया, वही क्रिकेट वाली बात आ गई दोबारा। अगर ओपोनेंट कैप्टन 12वें खिलाड़ी यानी 12th मैन को ग्राउंड पर उतार दे तो इस बात को लेकर पूरा मैच वहीं रोक कर नया मैच थोड़ी शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं। ज्यादा से ज्यादा अंपायर से रिव्यू यानी रिवीजन मांगा जा सकता है कि आपने रूल्स के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन अलाउ किया है या नहीं। सही पकड़ा। और क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर 43 की वीआईपी लिस्ट में भी नहीं है तो ऑटोमेटिकली गोल्डन रूल 3 लग जाएगा, यानी सिर्फ रिवीजन। इंटरेस्टिंग। अब केस ट्रायल के मिडिल स्टेज में पहुंच गया है जहां असली एक्शन और हाउसकीपिंग होती है। ठीक है, प्लीडिंग्स और इश्यूज वाली स्टेज। हाँ, प्लीडिंग्स को अमेंड करने की एप्लीकेशन ऑर्डर 6 रूल 17 में, या फिर कोर्ट इश्यूज फ्रेम करती है ऑर्डर 14 रूल 1 में, जहां लीगल सवाल तय होते हैं। जी, और विटनेसेस को समन करना या डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करवाना। मैं एक पैटर्न देख रहा हूं कि इन सभी मिडिल स्टेज एक्टिविटीज की रेमेडी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है। अपील यहां पूरी तरह एब्सेंट है। ऐसा लग रहा है जैसे इस स्टेज पर आकर अपील का ऑप्शन डेलिबरेटली लॉक ही कर दिया गया हो। क्योंकि एक्चुअली इसे सच में लॉक ही किया गया है। इसको लीगली हम इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स कहते हैं। इंटरलोक्यूटरी का आसान भाषा में मतलब है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सूट, यानी ट्रायल चलने के दौरान के ऑर्डर्स। हाँ, जब केस चल रहा होता है तो जज को रोजाना कई छोटे बड़े आदेश पास करने पड़ते हैं केस को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे आपने बोला हाउसकीपिंग। राइट। अगर जज प्लेंटिफ को डॉक्यूमेंट ठीक करने को बोले या विटनेस बुलाए तो ये आखिरी फैसले नहीं है, ये केस को फाइनल मंजिल तक पहुंचाने के कदम है या स्टेपिंग स्टोन्स हैं। लेकिन सोचिए, अगर जज मेरी प्लीडिंग अमेंड करने से मना कर दे तो मेरा तो मेन आर्ग्यूमेंट ही रिकॉर्ड पर नहीं आएगा ना। वो तो है। या अगर मैं कोई क्रूशल डॉक्यूमेंट लाऊं जैसे कोई पुरानी वसीयत और जज से रिजेक्ट कर दे, मेरी तो पूरी फाउंडेशन हिल जाएगी। ऐसी सिचुएशन में अगर अपील नहीं कर सकता तो ट्रायल चलाने का फायदा क्या रहा? आपका फ्रस्ट्रेशन बहुत वैलिड है और लिटिगेंट्स आमतौर पर यही फील करते हैं। लेकिन एक मिनट के लिए मैक्रो लेवल पर सोचिए, सिस्टम के नजरिए से। सिस्टम कैसे देखता है इसको? सीपीसी को डिजाइन करते वक्त लेजिस्लेचर के सामने 2 कॉन्फ्लिक्ट्स थे, एक तरफ फेयरनेस और दूसरी तरफ स्पीड। अगर लेजिस्लेचर हर डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होने पर या हर इशू ठीक से फ्रेम ना होने पर अपील अलाउ कर देती तो क्या होता? वो ही हर छोटी बात पर अपील होती। हाँ, एक पार्टी विटनेस बुलाती, दूसरी ऑब्जेक्शन करती, जज ऑर्डर पास करता और हारने वाली पार्टी इमीडिएट हाई कोर्ट भाग जाती। ट्रायल जज को फाइल हाई कोर्ट भेजनी पड़ती, जिसे डिसाइड करने में 2 साल लगते। ओह, मतलब एक सिंपल केस जो 5 साल में खत्म होना चाहिए वो एविडेंस की स्टेज क्रॉस करने में ही 20 साल ले लेगा।
सिस्टम पूरी तरह पैरालाइज हो जाएगा इस तरह तो। एग्जैक्टली इसे हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स बोलते हैं। इसीलिए कानून ने तय किया कि इन स्टेजेस पर सिर्फ रिवीजन अलाउ होगा, और वो भी तब जब कोई बड़ा जुरिस्डिक्शनल एरर हो। और अगर छोटी मोटी एरर हो तो क्या करें? तो वेट कीजिए, जब केस फाइनल हो जाएगा और डिग्री आएगी, तब अपील करते वक्त ये पॉइंट रेज किया जा सकता है कि ट्रायल कोर्ट ने मेरा डॉक्यूमेंट गलत तरीके से रिजेक्ट किया था, अब डिग्री ओवरटर्न कीजिए। Got it. I like the chef analogy for this. ट्रायल कोर्ट एक शेफ की तरह है जो किचन में डिश बना रहा है। अच्छा, और ये इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स वो स्टेप्स हैं जहां शेफ प्याज काट रहा है, मसाले डाल रहा है। अब प्याज गलत शेप में काट दिया गया, इस पर बीच किचन में कंप्लेन थोड़ी कर सकते हैं। डिश पूरी बनने यानी डिग्री आने का वेट करना होगा। हाँ, और जब डिश टेबल पर आएगी और खराब लगेगी तब अपील होगी। बड़ी मजेदार एनालॉजी है, पर लीगल फ्रेमवर्क एक्चुअली बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि डिश हमेशा सिंपल तो होती नहीं है। बिल्कुल नहीं। केस के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो टेक्निकल रूप से फाइनल डिग्री नहीं है, पर उनका इम्पैक्ट किसी बॉम्ब गिरने से कम नहीं होता। हाँ, इनको हम क्रिटिकल इंटरवेंशंस कहते हैं सीपीसी में। जैसे स्टे ऑफ सूट सेक्शन 10 के अंदर कोर्ट कहती है कि केस यहीं रोक दो, आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें रेमेडी सिर्फ रिवीजन क्यों है? केस तो रुक ही गया ना। देखिए, केस रुका है पर उसमें डिसीजन नहीं आया है अभी। राइट्स फाइनली डिसाइड नहीं हुए हैं और पार्टीज अभी भी केस में एग्जिस्ट करती हैं। और क्योंकि ये ऑर्डर 43 में भी लिस्टेड नहीं है, तो ऑटोमेटिकली रूल 3 लगता है, यानी रिवीजन। अच्छा, उसके बाद एक बड़ा एग्रेसिव ऑर्डर आता है, स्ट्राइकिंग ऑफ डिफेंस। अगर कोर्ट डिफेंडेंट से परेशान होकर बोले कि तुम्हारा डिफेंस ही रिकॉर्ड से हटा रहा हूं, एक डिफेंडेंट के लिए तो गेम ओवर जैसा है ये। सुनने में तो ऐसा ही लगता है। फिर भी रेमेडी अपील नहीं बल्कि रिवीजन है। मेरे हिसाब से तो डिग्री आ गई ना। टेक्निकली डिग्री अभी नहीं आई। डिफेंस स्ट्राइक ऑफ होने का मतलब ये नहीं कि प्लेंटिव ऑटोमेटिकली जीत गया। ओह, प्लेंटिव को भी प्रूफ करना पड़ेगा। जी हाँ, प्लेंटिव को एविडेंस से अपना केस साबित करना होगा। कोर्ट प्लेंटिव को सुनेगी और फिर फाइनल डिग्री देगी। उस फाइनल डिग्री के खिलाफ डिफेंडेंट आराम से अपील कर सकता है। समझ गया। तो प्रोसीडिंग्स कंसेप्चुअली अभी जिंदा हैं, इसलिए सीधा अपील नहीं मिलती। एग्जैक्टली। अब एक और ट्रिकी सिचुएशन देखते हैं, एक्स पार्टी डिग्री ऑर्डर 9 रूल 13 में। हाँ, जहाँ डिफेंडेंट कोर्ट में आया ही नहीं और जज ने एक तरफा फैसला सुना दिया। जी। अब वो दौड़ता हुआ आता है कि मेरी ट्रेन लेट थी, इस ऑर्डर को सेट असाइड किए। सही। यहाँ एक बहुत ट्रिकी स्प्लिट है और यहाँ लॉयर्स गलती भी करते हैं। जब आपने ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन डाली तो दो ही नतीजे हो सकते हैं, या तो जज मानेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर जज रिजेक्ट कर दे कि नहीं तुम जानबूझकर नहीं आए थे, तो अगर रिजेक्ट हो गया तो केस कंप्लीटली क्लोज। लॉ को पता है कि उस एक्स पार्टी डिक्री ने आपके मेन राइट्स ले लिए हैं, इसलिए इस रिजेक्शन के खिलाफ लॉ ने स्पेसिफिकली ऑर्डर 43 में वीआईपी लाइन देकर अपील का राइट दिया है। क्योंकि मेरा नुकसान बहुत बड़ा और फाइनल हो गया। पर दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो है कि जज मेहरबान हो जाए और कहे कि ठीक है, रीजन वैलिड है, मैं डिक्री सेट असाइड करता हूं और सूट दोबारा शुरू होगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें ओपोनेंट को प्रॉब्लम हो सकती है कि जज ने कैंसिल क्यों किया, पर ओपोनेंट इस डिसीजन की अपील नहीं कर सकता। हैं? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एक्स पार्टी डिक्री सेटिसाइड होने से किसी का राइट फाइनली छीना थोड़ी गया। केस अब दोबारा 0 से शुरू होगा और दोनों पार्टीज को इक्वल मौका मिलेगा। कोई फाइनल हार्म नहीं हुआ। और क्योंकि लिस्टेड भी नहीं है तो सिर्फ रिवीजन। वाह, एक ही एप्लीकेशन और दो अलग रेमेडीज, अलाउंस पर रिवीजन और रिजेक्शन पर अपील। यही तो सीपीसी का मजा है, और इस मजे के सबसे बड़े हर्डल पर आना भी बाकी है। आप टेम्परेरी इंजंक्शन की बात कर रहे हैं ना, ऑर्डर 39 वाली? जी हाँ। यहाँ आकर मेरे दिमाग में एक सीरियस लॉजिकल डिस्कनेक्ट आता है। कैसा डिस्कनेक्ट? देखिए, इंजंक्शन का मतलब है कि जज ने केस चलने तक किसी चीज पर रोक लगा दी, पर इसके आगे वर्ड है टेम्परेरी, यानी फाइनल डिक्री है नहीं, सूट चलेगा। और रूल कहता है कि इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स रिवीजन में जाते हैं। तो लॉ ने इसको ऑर्डर 43 की वीआईपी लिस्ट में डालकर अपीलेबल क्यों बना दिया? ये नॉर्मल हाउसकीपिंग रूल की तरह क्यों नहीं ट्रीट हुआ? ये इस पूरे डिस्कशन का सबसे खूबसूरत पॉइंट है। कानून सिर्फ पेपर पर लिखी डेफिनेशन नहीं पढ़ता, वो उसका रियलिटी में इम्पैक्ट देखता है। इम्पैक्ट कैसे? भले ही नाम में टेम्परेरी हो, पर रियल वर्ल्ड में इसका वेट फाइनल डिक्री से कम नहीं होता। सोचिए, कमर्शियल मॉल बन रहा है, पड़ोसी ने सूट डालकर टेम्परेरी इंजंक्शन ले ली कि कंस्ट्रक्शन रोको। अब एक सिविल सूट आराम से 5 साल चलता है। हाँ, 5 साल तक कंस्ट्रक्शन रुक गया तो स्टील जंग खा जाएगा, बैंक का इंटरेस्ट बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल होंगे। 5 साल बाद चाहे वो केस जीत भी जाए, वो इंसान इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। ओहो, तो इफेक्टिवली वो इंजंक्शन थी तो टेम्परेरी, पर उसने पार्टी को परमानेंटली डैमेज कर दिया। प्रिसाइसली। इंजंक्शन का असर पार्टीज के कमर्शियल राइट्स पर इतना प्रोफाउंड और इमीडिएट होता है कि लेजिस्लेचर इसे रिवीजन के भरोसे नहीं छोड़ सकती थी, जहां हायर कोर्ट फैक्ट्स देखती ही नहीं। इंजंक्शन गलत लगी है या नहीं,
ये तो फैक्ट से ही पता चलेगा। सही कहा। इसलिए लॉ ने डिलिबरेटली रूल 3 को बाईपास किया और इस टेम्पररी ऑर्डर को एक्सप्रेसली ऑर्डर 43 में डाल दिया, ताकि पार्टी अपने राइट्स डिफेंड करने के लिए सीधा अपील फाइल कर सके। ये बैलेंस सच में माइंड ब्लोइंग लगा मुझे। स्पीड ऑफ ट्रायल वर्सेस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। जहां ट्रायल तेज चलाना था, जैसे डॉक्यूमेंट लाना, प्लीडिंग सेट करना, वहां रिवीजन दिया। पर जहां एक गलत ऑर्डर से किसी की लाइवलीहुड बर्बाद हो सकती थी, वहां अपील दे दी, चाहे ऑर्डर टेम्पररी ही हो। यही कोर फिलॉसफी है जो इस पूरे सीपीसी के स्ट्रक्चर को शेप करती है। अगर पेपर पे लिखे फॉर्म और उसके पीछे के सब्सटेंस दोनों को समझा जाए तो ये उतना कॉम्प्लेक्स नहीं लगता। तो इस भूल भुलैया का फाइनल ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा बनेगा कि अगर कोई आदेश आता है तो 3 सवाल पूछो। पहला, क्या केस फाइनली रिजॉल्व होकर राइट्स तय हो गए? अगर हाँ, तो वो डिक्री है और सेक्शन 96 की अपील डाल दो। बिल्कुल। दूसरा, क्या ऑर्डर केस रुकने जैसा या सिवियर इंपैक्ट वाला है, जैसे प्लेंट रिटर्न या इंजंक्शन? तो ऑर्डर 43 चेक करो, वहां मेंशन है तो तब भी अपील कर दो। और तीसरा सवाल, अगर दोनों टेस्ट फेल हो गए तो आगे मत सोचो, वो रूटीन इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर है, चुपचाप सेक्शन 115 में रिवीजन डालो और ट्रायल आगे बढ़ाओ। अगर कोई लिटिगेटिंग लॉयर या स्टूडेंट कोर्ट में एंटर करने से पहले ये क्लियर फ्रेमवर्क माइंड में लॉक कर ले तो सालों का वक्त और क्लाइंट का पैसा दोनों बच जाएगा। और प्रोसीजरल ब्लंडर्स का स्ट्रेस अलग बचेगा। इस फ्रेमवर्क ने सच में एक ड्राई प्रोसीजरल लॉ को एक स्ट्रैटेजी गेम जैसा बना दिया है। हाँ, लीगल स्ट्रैटेजी ही तो होती है। इस डिस्कशन को रैप अप करते वक्त मैं एक आखिरी थॉट सामने रखना चाहता हूं, जो फिलोसॉफिकली भी और प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो लीगल रिसर्च करते हैं। सुनते हैं क्या है। आज हमने देखा कि सीपीसी ने फॉर्म यानी क्या लेबल दिया गया और सब्सटेंस यानी रियल इंपैक्ट के हिसाब से रेमेडीज तय की हैं। लेकिन एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो सोचिए। ठीक है। मान लीजिए कोई ट्रायल जज गलती से एक इंटरलॉक्यूटरी आदेश को, जो ना फाइनल डिक्री है ना ऑर्डर 43 में आता है, अपने ऑर्डर की हेडिंग में एक्सीडेंटली बड़ा बड़ा डिक्री टाइप करवा दे, तो उस गलती का कानूनी नतीजा क्या होगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या उस कागज पर डिक्री वर्ड प्रिंट होने से उसे सेक्शन 96 की अपील का रास्ता मिल जाएगा, या हायर कोर्ट उस लेबल को इग्नोर करेगी और ऑर्डर की सोल को देखकर उसे वापस रिवीजन में डाल देगी? द क्लासिक बैटल ऑफ फर्म वर्सेस सब्सटेंस इन आवर इंडियन जुडिशरी। एक ऐसी स्थिति जहां रूल बुक एक बात कहती है और कॉमन सेंस दूसरी। एग्जैक्टली। ये एक डीप लीगल पैराडॉक्स है। क्या रेमेडीज नामकरण पर डिपेंड करती हैं या असर पर? जो भी स्टूडेंट्स, एकेडमिशियंस या नए एडवोकेट्स ये डीप डाइव सुन रहे हैं, उनके अगले रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए ये परफेक्ट टॉपिक है। ऐसी जजमेंट्स ढूंढिए जहां जज के यूज किए लेबल्स और एक्चुअल रेमेडी में आमना सामना हुआ हो। एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग असाइनमेंट बनेगा ये। यही कॉम्प्लेक्स पर दिलचस्प सवालों के साथ इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। कीप मैपिंग द मेज।